last lecture I have discussed with you factors affecting location of industries. Then I have discussed with you industrial system. इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है उसमें तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. शर्ट के लिए इनपुट है कॉटन, प्रोसेस है कॉटन से थ्रेड कैसे बनता है, एंड आउटपुट क्या है जो शर्ट्स आपने पहनी हुई, ये आपका है आउटपुट. किसी भी इंडस्ट्री में ये तीन सिस्टम को फॉलो किया जाता है. ठीक है, अब आ जाओ इंडस्ट्रियल रीजन्स. इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो क्लोजली कनेक्टेड है. क्लोजली कनेक्टेड का मतलब होता है कि मेन इंडस्ट्रीज वहां पे हैं. कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं? 1 मार्क के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने मेन इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड याद करनी है. ठीक है, हाँ जी. सबसे पहले आपने बताना है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यानी कि सबसे मेजर इंडस्ट्रीज वर्ल्ड की कहां पे हैं? अमेरिका में. अमेरिका में कहां पे हैं? नदरन अमेरिका. नदरन अमेरिका ऐसे याद रखना. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज कहां पे हैं? नदरन अमेरिका. देन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, नंबर 2 पे है यूरोप. देन थर्ड ईस्टर्न एशिया, नंबर 3 पे क्या है? एशिया. अब आपको सब बच्चों को 3 मेन कॉन्टिनेंट्स के नाम याद होने चाहिए. नंबर 1 पे कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज. नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 ईस्टर्न एशिया. ठीक है, तो मेजर जितने भी मेजर इंडस्ट्रीज हैं ये कौन सी जोन, सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया? कौन सी जोन? जोन पहले तो आपको जोन पता होनी चाहिए. कितनी जोन होती है? टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड. तो जितनी भी वर्ल्ड की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं ये मेनली कहाँ पे, कौन से एरियाज में है? टेम्परेट एरियाज. कौन से एरियाज? टेम्परेट एरियाज, जहाँ पे ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, टेम्परेट एरियाज. और क्या है मेन? इन तीनों कॉन्टिनेंट्स की बेस्ट बात क्या है? इनके साथ कोल्ड फील्ड्स. कोल की फील्ड्स का मतलब है जहाँ पे इजीली इनको क्या मिल जाता है? कोल एज अ रॉ मटेरियल. और सेकंड इज सी पोर्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट एरियाज, जहां से शिप से ये सारा सामान लोड या अनलोड करके दूसरी कंट्रीज में पहुंचा सकते हैं. ये मेन पहले वर्ल्ड का याद रखना. नंबर 1 आपने रखना है कॉन्टिनेंट्स के नेम. नंबर 2 याद रखना है जोन, मेनली कौन सी जोन में है? टेम्परेट एरियाज में. थर्ड आपने मेन 2 बेसिक फैसिलिटीज बतानी है जिसके कारण है. नंबर 1 कोल एरियाज रॉ मटेरियल के लिए. नंबर 2 पोर्ट फैसिलिटी, सी पोर्ट्स. ये मेन इनके लिए पॉजिटिव है जिसके कारण ये मेन वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रीजन माने जाते हैं. ये तो था वर्ल्ड का. अब हमने इंडिया का याद करना है. इंडिया को याद करने के लिए आपको ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और ये मैंने मैप बेस्ड क्वेश्चन भी करवाने हैं आपको. तो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन तभी आएंगे जब आपको रीजन्स याद होंगे. नंबर 1 इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं? कौन कौन से सेंटर्स हैं? नंबर 1 मुंबई, पुणे. मुंबई एंड पुणे. क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज. मुंबई पुणे इकट्ठा नाम लेना है. मुंबई पुणे. क्लस्टर का मतलब ग्रुप. क्लस्टर चाहे ना बोलो, मुंबई पुणे. नंबर 2 बेंगलोर, तमिलनाडु. कल को जब आप इंजीनियरिंग करोगे ना, आप में जो बच्चे इंजीनियरिंग करेंगे वो बच्चे कहाँ पे जॉब प्रेफर करेंगे? बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद. इन सिटीज पे जाना प्रेफर करते हैं. बेंगलोर, मुंबई में भी कह रही हूँ, तभी तो मैंने लिखवाया बेंगलोर, तमिलनाडु. देन हुगली, कोलकाता. हुगली जो है दैट इज इन कोलकाता, हुगली. इसके अलावा कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कहाँ पे है? अहमदाबाद. अहमदाबाद, बड़ौदा. अहमदाबाद, बड़ौदा. आगे आ जाओ. छोटा नागपुर, प्लेट्यू. ये प्लेट्यू एरिया है. इन एरियाज में भी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं. ये बेल्ट है प्रॉपर. देन विशाखापट्टनम, गुंटूर बेल्ट. बेल्ट का मतलब होता है विशाखापट्टनम से लेकर गुंटूर तक सारी इंडस्ट्रीज है. देन गुड़गावा, दिल्ली, मेरठ. मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गावा. बहुत सी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे. लोग गुड़गावा जाना भी प्रेफर करते हैं, नोएडा जाना प्रेफर करते हैं. ठीक है, गुड़गावा, दिल्ली एंड मेरठ. एंड लास्ट इज तिरुवनंतपुरम, कोलम, तिरुवनंतपुरम. ये हमारी कंट्री के क्या है? मेजर
इंडस्ट्रियल सेंटर्स, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स। अब आपकी बुक में ना एक एग्जांपल दिया है। कई बार क्या होता है, इंडस्ट्रीज लोकेलिटी के साथ होने का ड्रॉबैक भी होता है। और डिजास्टर, आपने नेचुरल डिजास्टर तो पढ़ा ही है, अब आपको क्या पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या होता है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर का मतलब क्या होता है, कई बार क्या है कि आसपास के एरियाज में किसी इंडस्ट्री से कोई गैस लीक आउट होगी और ये गैस पॉइजनस गैस, और ऐसी ही पॉइजनस गैस के रिलीज होने से दो मेन एग्जांपल आपने इसमें पढ़ने हैं, एक तो भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड सेकंड जो है वो चाइना की है। गैस ट्रेजेडी का मतलब होता है जब किसी इंडस्ट्री से गैस लीक हुई, पॉइजनस गैस लीक हुई, जिससे वर्कर्स तो उनकी तो डेथ हुई, लेकिन आसपास के एरियाज के लोग उनकी भी डेथ हो गई क्योंकि दे वर आल्सो ब्रीदिंग इन द सेम एनवायरमेंट। अब आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर प्रिपेयर करना। इसके लिए सबसे पहले आपको डेट, गैस का नेम और फैक्ट्री का नेम पता होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1 of the worst industrial disaster that occurred on Bhopal on which date? 3rd December 1984. Which date? 3rd December 1984. ठीक है, कितने बजे? It was a technological accident. और किसी की गलती के कारण क्या हो गया, गैस जो है वो लीक हो गई। अब आपने गैस का नेम याद रखना है, MIC। MIC की फुल फॉर्म क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। Along with the हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड भी एक पॉइजनस गैस होती है, हाइड्रोजन साइनाइड, एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जिसके कारण रिएक्शन हुआ और कंट्री में क्या फैक्ट्री में क्या हो गया, रिलीज के कारण सफोकेशन हो गई। और इस फैक्ट्री का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड वाज द नेम ऑफ द फैक्ट्री। एंड ऑफिशियल डेथ कितने, अच्छा इस फैक्ट्री ने क्या किया, जितने लोगों की डेथ हुई ना, नंबर बताया ही नहीं, सिर्फ क्या शो किया, सिर्फ कितने की डेथ हुई है, 3598। लेकिन many people were killed, many died and many got injured। और इसके कारण बाद में जो ब्लाइंडनेस हुई या मेंटल डिसऑर्डर हुए, कोई कितने ही लोग मेंटल रिटायर्डेड भी हो गए। ठीक है, क्योंकि गैस का अल्टीमेटली हेल्थ पे नेगेटिव असर जो है वो पड़ता है, माइंड पे असर पड़ता है, मेमोरी लॉस हो गई। ठीक है, thousands who survive still suffer from elements like blindness, impaired immune system खराब हो गया उनका, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स का मतलब होता है बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। एंड ये मतलब एक तरह से एग्जांपल है कि कभी भी इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर ना हो इसके लिए इंडस्ट्रीज को क्या लेने चाहिए, प्रिकॉशंस, जो शायद उन्होंने नहीं लिए जिसके कारण उस टाइम में लोगों का लॉस हो। एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ चाइना में 23 दिसंबर 2005। कितने लोगों की डेथ हुई, 243 पीपल डाइड एंड 9000 इंजर्ड एंड 64,000 इवैक्यूएटेड का मतलब होता है बचा लिया गया। Many people died because they were unable to run after the explosion। बहुत से लोग नहीं बच पाए। Those people could not escape in time, suffered burns in their eyes। कईयों की आईज जो है वो जल गई, स्किन एंड लंग्स फ्रॉम द गैस। तो ऐसे डिजास्टर कई बार क्या होता है, इंडस्ट्री में काम करना बहुत रिस्की होता है जहाँ पे केमिकल्स का काम होता है। तो अब हमने क्या याद करना है, एक तो आपने इवेंट्स याद करनी है, एक आपने ईयर याद करना है, एक आपने याद करना है मिटिगेशन मेजर्स। मिटिगेशन का मतलब है कि किसी एरिया में इंडस्ट्रियल डिजास्टर ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट को और इंडस्ट्रियल ओनर जो है क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। नंबर 1 चाइना याद रखो आप बस, हाँ जी। नंबर 1 डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, इंडस्ट्री शुड नॉट बी देयर। नंबर 1 अमरनाथ, नंबर 1 जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं वहां पे ऐसी केमिकल इंडस्ट्रीज की कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो गवर्नमेंट ही उसको परमिशन ना दे, गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रीज जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज के बाहर होंगी। देन सेकंड, people staying in the vicinity of industry should be aware of the storage of toxins। जो लोग काम कर रहे हैं,
टॉक्सिन का काम कर रहे हैं या जो लोग केमिकल्स का काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये टॉक्सिन या अगर ऐसा होता है तो उस टाइम पीरियड में उनको क्या इमीडिएट जो है वो स्टेप लेने चाहिए ताकि उन टॉक्सिन्स या उन केमिकल से अपने आप को बचाया जा सके। जैसे आपने देखा कोविड के टाइम पीरियड में जो पूरी किट थी, क्या कहते थे उसको, हाँ, तो ये किट होती थी। ऐसे ही जो लोग वहां पे काम करते हैं उनके पास प्रॉपर जो है सेफ्टी किट होनी चाहिए ताकि वो काम करे, एटलीस्ट अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने आप को बचा सके। देन थर्ड, फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव। जैसे ही गैस रिलीज शुरू हो गई, एक सायरन या एक वार्निंग सिस्टम जो है वो आवाज आनी चाहिए ताकि लोग इमिडिएटली क्या करें, फैक्ट्री छोड़कर चले जाएं। फायर अलार्म जैसे कहते हैं ना, अलार्म ऐसे होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक शुड बी लिमिटेड। ऐसी पॉइजनस गैसेस जिनके रिलीज होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, उनकी स्टोरेज लिमिटेड होनी चाहिए। प्रॉपरली वहां पे गवर्नमेंट चेक करे, आप इलीगल अगर है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए इंडस्ट्री का। पोल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज इंडस्ट्रीज, अब आप देखो कि आपके व्हीकल्स का भी क्या होता है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, कितने मंथ वैलिड होता है, 6 मंथ्स के बाद अगर आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या होगा, चलान होगा। क्यों होता है सब, ताकि आपका व्हीकल जो है वो केमिकल गैसेस या जो भी इंटॉक्सिकेंट्स हैं वो रिलीज ना करें। ऐसा ही फैक्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज की चिमनी से निकलने वाला धुआं प्रॉपरली चेक होना चाहिए, ठीक है, ताकि आसपास के रेजिडेंशियल एरियाज या लोगों के ऊपर इसका जो है वो हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। मिटिगेशन पॉइंट्स आर क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने मेन याद रखना है मेजर इंडस्ट्रीज बच्चे कौन कौन सी होती हैं और उनके नाम, हर एक इंडस्ट्री के नेम के अकॉर्डिंग उनकी इंपॉर्टेंस है। पहले तो याद रखो, वर्ल्ड में नंबर 1 है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि आयरन हर चीज में पड़ता है, स्टील हर चीज में रिक्वायर्ड, जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज। सेकंड क्या है, टेक्सटाइल। सेकंड कौन सी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल। और थर्ड आपको पता है एक और इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर, आईटी, क्या बोलते हैं इसको, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। 3 इंडस्ट्री के नाम बताओ मेजर, कौन सी है, नंबर 1 टॉप पे कौन है, नंबर 2, नंबर 3 आईटी, ठीक है। इनमें से आईटी तो अभी बंद रही है, मतलब और ज्यादा डेवलप हो रही है। तो जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है ना उनको क्या बोलते हैं, इमर्जिंग। क्या बोलते हैं, इमर्जिंग। तो आयरन सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इमर्जिंग है। इमर्जिंग का मतलब अभी और डेवलप हो रही है। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर आल्सो कॉल्ड एज सनराइज। इनको क्या कहते हैं, सनराइज इंडस्ट्री। इसके अलावा और भी है सनराइज इंडस्ट्रीज। अब दोनों नाम देखो, मैं आपको ऑप्शन पूछती हूँ, वेदर, आयरन एंड स्टील, नंबर 2 टेक्सटाइल, नंबर 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Which is sunrise industry? Which is sunrise? Information technology जो है वो ग्रो हो रही है, और ज्यादा ग्रो हो रही है, ठीक है, डेवलप हो रही है। इसके अलावा एक और हो रही है, वेलनेस हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, नर्सिंग। नर्सिंग में भी लोग बहुत जा रहे हैं आजकल। देन हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट। आजकल जो लोग हैं वो होटल मैनेजमेंट शेफ बन रहे हैं, तो ये भी एक तरह से इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, लेकिन ये अभी डेवलप हो रही है, ठीक है। नंबर 1 क्या है, आयरन स्टील, छोड़ दो इसको। नंबर 2 टेक्सटाइल, नंबर 3 आईटी। अब मैं आपको ये कहूँ कि बेटा गिव मी एग्जांपल ऑफ सनराइज इंडस्ट्रीज। किस किस का एग्जांपल दोगे, नंबर 1 इंफॉर्मेशन, नंबर 2 वेलनेस, नंबर 3 हॉस्पिटैलिटी एंड नंबर 4 नॉलेज, होटल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, इंडिया एंड वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो पूरे वर्ल्ड की बेस्ट सिटी है कैलिफोर्निया, और इंडिया की है बेंगलोर। वर्ल्ड की बात करें तो कैलिफोर्निया, और इंडिया की बेंगलोर, ठीक है। कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। कैलिफोर्निया को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली। तो इंडिया की सिलिकॉन वैली कौन सी है, बेंगलोर। फिर से पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब सबसे ज्यादा कहां पे है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया क्या है, सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कौन सी है, बेंगलोर। बेंगलोर इज कॉल्ड
सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि बेंगलोर आईटी सेक्टर का मेन हब है। आपको पता है चंडीगढ़ में भी आईटी पार्क है, चंडीगढ़ में भी आईटी पार्क है ना, लेकिन बेंगलोर और चंडीगढ़ से बेंगलोर ज्यादा डेवलप है एज कंपेयर टू चंडीगढ़। छोड़ दो बच्चे, हाथ अपना इधर रखो, छोड़ दो उसको, sit properly and maintain distance. हाँ जी, again I am asking, information technology Silicon Valley of the world, which city? California. Silicon Valley of India? Bangalore. Bangalore is a hub of iron steel. Option देखो, Bangalore is the hub of iron steel, textile और information technology. What is the full form of IT? information टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे आ जाओ। आयरन एंड, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर हम पढ़ेंगे सेकंड, दैट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, हमने अब इस चैप्टर में दोनों मेन इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल में पढ़ना है। पहले हमने पढ़ना है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फिर पढ़ना है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नंबर 1, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसमें आपने याद रखना है, कुलदीप स्टैंड अप। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड द फीडर इंडस्ट्री। फीडर का मतलब क्या होता है? ये बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, उनको रॉ मटेरियल देती है। फीड करना मतलब उन सभी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देना। ठीक है, तो आयरन एंड स्टील को क्या बोलते हैं? फीडर इंडस्ट्री। विच इंडस्ट्री इज नोन एज फीडर इंडस्ट्री? आयरन एंड स्टील। ठीक है, आयरन एंड स्टील इज कॉल्ड फीडर इंडस्ट्री। व्हाई? because its products are used as raw material for other industries। ठीक है, आगे आ जाओ। कौन कौन से रॉ मटेरियल? फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बाकी इंडस्ट्रीज को क्या प्रोवाइड करती है? आयरन और कच्चा लोहा। देन सेकंड इज, क्या चाहिए रॉ मटेरियल? कोल। थर्ड इज लाइमस्टोन अलोंग विद लेबर। ये सारे इनपुट्स हैं। इनपुट्स का मतलब क्या होता है? अच्छा, इसके पहले ना आपको बच्चे पता होना चाहिए कि स्टील कैसे बनता है। आपकी बुक में ना स्टील बनाने का प्रोसेस है, स्टील कैसे बनता है ये देखो। रेसिपी सोच लो कि स्टील की रेसिपी क्या है। ठीक है, आपके यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस भी है, ये बताया गया कि स्टील कैसे बनता है। स्टील बनने के लिए, 1 टन स्टील बनने के लिए क्या क्या चाहिए? 8 टन ऑफ कोल, 4 टन ऑफ आयरन और कच्चा लोहा एंड 1 टन ऑफ लाइमस्टोन। जब इसको ब्लास्ट फर्नेस में इसमें पूरे एक हाई टेम्परेचर में बॉईल करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? स्टील। ठीक है, तो 1 टन ऑफ स्टील, इसके क्या रिक्वायर है? ये रिक्वायरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। स्टील इज टफ एंड इट कैन बी इजीली शेप्ड, कट। आयरन से क्या बनता है? आयरन से क्या बनता है? स्टील। तो स्टील के लिए रॉ मटेरियल क्या है? स्टील के लिए रॉ मटेरियल क्या है? आयरन, कोल, लाइमस्टोन। स्टील के लिए रॉ मटेरियल क्या है? आयरन, कोल एंड लाइमस्टोन। ठीक है, अब कई बार क्या होता है आपके घरों में ना, स्टील के भी बर्तन है, एल्यूमिनियम के भी बर्तन। आज घर जाके ना किचन देखना अपने, आज जाकर अपने घर में किचन देखना, 3 तरह के यूटेंसिल होंगे। एक तो होती है आयरन, आयरन तो होता है इसमें मैग्नेट चिपक जाता है। एक लोहे की कढ़ाई होगी ना, उसमें मैग्नेट चिपक जाएगा। एक स्टील होगा, स्टील में मैग्नेट चिपकेगा नहीं। एक होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है? स्टील में कुछ और एलॉयज मिक्स करके क्या बनाया जाता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, अब आप कंपेयर करोगे ना, आप स्टील को रखोगे और एल्यूमिनियम को रखोगे गैस पे, तो सबसे ज्यादा जो है वो टेम्परेचर हॉट, जल्दी क्या होगा? स्टील जल्दी गर्म होगा और एल्यूमिनियम गर्म होने में टाइम लगेगा। आपके घर में जो तवा है जिसमें मम्मा रोटी बनाते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ आयरन। एक आपके घर में स्टील के बर्तन होते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ स्टील। और एक आपके घर में पैन है या कढ़ाई है, एल्यूमिनियम। फ्राई पैन है, प्रेशर कुकर है, दैट इज एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम। तो नॉन स्टिक में भी कुछ परसेंट होता है। तो ये सारे अलग अलग एलॉयज हैं, लेकिन इन सबके लिए रॉ मटेरियल क्या है? आयरन। आयरन में ही अलग अलग एलॉयज मिक्स करके क्या बनाई जाती है? देखो क्या क्या मिक्स करते हैं। कुछ में एल्यूमिनियम मिक्स करते हैं, कुछ में, अच्छा कईयों के घर में कॉपर के यूटेंसिल भी होते हैं। आज के टाइम पीरियड में, जब कोविड के टाइम पीरियड में लोगों ने कॉपर की बॉटल्स में पानी पीना शुरू किया था, तो वो ये मानते हैं कि कॉपर का जो बॉटल है उसमें पानी पीना दैट इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये भी यूटेंसिल्स मतलब है। देन यूटेंसिल जो है एलॉय के अकॉर्डिंग उनकी हार्डनेस होती है।
इन सब में से सबसे हार्ड क्या होगा? एल्यूमिनियम हार्ड होगा, स्टील उससे कम और आयरन उससे कम होगा, ठीक है, क्योंकि आयरन को क्या लग जाता है? रस्ट लग जाता है, लेकिन स्टील को और एल्यूमिनियम को रस्ट नहीं लगता, ठीक है। अब हमने ये सारा पढ़ने के बाद हमने मेन अब कौन सा जो है वो जिसपे कंसंट्रेट करना है, दैट इज स्टील। स्टील सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि स्टील को रस्ट नहीं लगता, ठीक है। तो स्टील इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील इज कॉल्ड बैकबोन। बैकबोन क्या होती है? जो हमारी बॉडी को शेप देती है, सपोर्ट करती है। तो इसी तरह से स्टील जो है, स्टील भी बाकी सभी इंडस्ट्रीज को बैकबोन का मतलब होता है सपोर्ट देता है। Why steel is called backbone of modern industry? Anyway, tell me some of the points. Why steel is known as the backbone? हाँ जी। नंबर 1, स्टील को बैकबोन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें क्या प्रोवाइड करता है? बेस या रॉ मटेरियल। विच काइंड ऑफ? टेल मी। आपके घर में नीडल जो सुई है वो किसकी बनी है? स्टील की। स्टील की होती है प्रॉपर, है ना, स्टील से बनती नीडल। एंड शिप लेकर, मतलब सुई से लेकर शिप जो है वो किसका बनता है? स्टील, ठीक है। तो आप खुद सोच लो कि स्टील का हमारे लिए कितना जो है वो बेस्ट एडवांटेज है। हाँ जी अनवे, बोलो बेटा। ऐसा क्यों होता है स्टील उसको रस्ट नहीं लगता ये? हाँ जी, एग्जाम्पल बताओ। हाँ, व्हाई इट इज कॉल्ड बैकबोन। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करना हो तो पॉइंट्स में आपने आंसर देना। नंबर 1, हाँ जी, विच ट्रेन्स, एग्जाम्पल याद रखो ना, ट्रेन्स, ट्रक्स, शिप्स, ऑटोज, ऑल आर मेड ऑफ स्टील। हाँ जी, नंबर 2, सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन से लेकर नीडल तक ये सारा जो है वो स्टील से बनता है। द थर्ड, यस बेटे, ऑयल जो रिफाइनरीज होती है ना, जो ग्राउंड के लेवल से नीचे ऑयल निकाला जाता है, स्टील पाइप, स्टील की पाइप्स होती हैं, तो उससे जो है वो ऑयल को नीचे से ड्रिल किया जाता है, मशीनरी। आगे पाइपलाइंस, मिनरल्स, मिनरल्स आर आल्सो माइंड विद द स्टील इक्विपमेंट्स। हाँ जी, फार्म मशीन्स, फार्म मशीन्स यानी कि फार्मर जो कंबाइन हार्वेस्टर्स या ट्रैक्टर्स में कुछ, क्योंकि आयरन को रस्ट लगता है ना, इसलिए आयरन में क्या मिलाया जाता है? लाइमस्टोन मिलाकर उसको स्टील कन्वर्ट किया जाता है। लार्ज बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स जो है, ठीक है, उनमें सारा स्टील का फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। आजकल तो आप देख रहे हो कि जितने भी मॉड्यूलर किचन है ना, उनमें भी स्टील जो है वो स्टील की फिटिंग हो रही है, एल्यूमिनियम या स्टील की फिटिंग हो रही है, क्योंकि वुड को ले क्या लग जाता है? टर्माइट। वुड को टर्माइट लग जाता है, तो आजकल जितनी भी बिल्डिंग्स है उसमें स्टील की फ्रेमवर्क जो है वो यूज की जा रही है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यू कैन राइट, गुनदीप, यू कैन राइट 5 पॉइंट्स of why steel is known as backbone of industry. पुलकित stand up. हाँ जी, पीछे कौन है? हाँ जी stand up. मनन stand up. हाँ जी, wait for 1 minute, wait. अगर आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर नहीं आए तो अपने आप ना आंसर कमेंट करो। Which is used as a raw material in making steel? Answer स्टील बनाने के लिए क्या यूज होता है? आपका नाम मैं पढ़ा रही थी और प्रबल जो है वो हेड एंड बैठा हुआ था, क्योंकि हमने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना है। मनन, कोई भी इंडस्ट्रियल रीजन बताओ मुझे इंडिया, बताना कुछ। इंडस्ट्रियल एरिया बताना है।
अपना ध्यान से सुनना, इसके बाद मैंने फिर से आंसर पूछना, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो दीज वर द एग्जांपल्स व्हाई स्टील इज नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ। आपने इस पूरे पैराग्राफ को पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। आप डायग्राम से ही समझ सकते हो कि हमने ना पहले टाइम पीरियड लिखो, टाइम पीरियड लिखो पहले। बिफोर 1800 से पहले हमारी कंट्री में मेनली इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ पे लोकेट होती थी। उसके बाद लेटर, लेटर का मतलब होता है 1800 के बाद, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज की लोकेशन चेंज हो गई। 1950 के बाद फिर से लोकेशन चेंज हुई। क्या इसका रीजन है? सबसे पहले आपने बताना है 1800 से पहले लोगों का मेन मोटिव क्या होता था कि आयरन एंड स्टील वहां पे होनी चाहिए फैक्ट्रीज, जहां से उनको इजीली क्या मिल जाए, रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई का मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, एंड क्या मिल जाए, रनिंग वाटर। धीरे धीरे लोगों की सोच चेंज हुई। उन्होंने क्या किया, 1800 के बाद आइडियल लोकेशन क्या मानी गई लोगों के लिए, क्या मानी गई, कोल फील्ड्स, जहां पे उनको इजीली क्या मिल जाए, रॉ मटेरियल के लिए क्या मिल जाए, कोल। जहां से कोल की माइनिंग की जाती है ना, धीरे धीरे लोगों ने वहीं पे इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दी। एंड क्लोज टू कैनल्स एंड रेलवेज, ताकि उनको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम ना आए। कैनल्स का मतलब शिप के द्वारा वो लोडिंग और अनलोडिंग एक एरिया से दूसरे एरिया में कर सके। फिर 1950 के बाद हमारी कंट्री में जब इंडिपेंडेंस के बाद लोगों की जो प्रेफरेंस है इंडस्ट्रीज बनाने की और चेंज हो गई। अब उनको क्या चाहिए, अब उनकी जो थिंकिंग थी दैट शुड बी फ्लैट लैंड नियर द सी, क्योंकि अब उनको इंडिया में नहीं बल्कि कहां पे करना है, ट्रेड फॉरेन कंट्रीज। अब ऐसे याद रखो 1800 से पहले क्या थिंकिंग थी, पावर सप्लाई और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड वाटर। उसके बाद 1800 के बाद क्या चाहिए, कोल फील्ड्स। देन 1950 के बाद क्या चाहिए, नियर सी पोर्ट्स, मतलब पोर्ट फैसिलिटी चाहिए, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट या इंडिया से बाहर फॉरेन कंट्रीज के साथ क्या कर सके, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, क्लियर।